Hello everyone, this is Narendra Kumar and I welcome you all at the Chandigarh Career Group. So guys, we are covering the current affair of the 5th of March, right? और हम जो है 4 से 5 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं उनको हम देखने की कोशिश करेंगे, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे और हम कहीं ना कहीं इस तरीके से पढ़ेंगे कि क्या हो कि जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं हम उनके ऊपर ज़्यादा फोकस देखेंगे रेदर देन रिमेंबरिंग ऑल द थिंग्स। और इस बात का क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। यदि हम बात करते हैं अपने फर्स्ट आर्टिकल की, तो जो आपका फर्स्ट आर्टिकल है ये क्या बोल रहा है कि लोकसभा टीवी एंड द राज्यसभा टीवी मर्ज्ड इनटू द सांसद टीवी। तो पहले क्या होता था कि आपने देखा होगा कि एक लोकसभा टीवी अलग से होता था और राज्यसभा टीवी क्या होता था, अलग से होता था। आपने देखा होगा, राइट। अब बेसिकली बोला क्या जा रहा है कि ये जो लोकसभा टीवी है और ये जो राज्यसभा टीवी है, अब क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सांसद टीवी, राइट। इसका नाम क्या हो जाएगा, सांसद टीवी हो जाएगा। लेकिन अब जो है क्या यहाँ से कुछ ऐसा होगा कि अब जो है अब इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है, अब जो है लोकसभा या फिर राज्यसभा एक ही चैनल बन गया है, सिंगल चैनल बन गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि ये एक सिंगल चैनल होगा। अभी रहेगा तो क्या, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी तो वैसे ही रहेगा, लेकिन अब इनका जो है लोगो वगैरह सब कुछ चेंज हो जाएगा। मतलब कि क्या, जैसे ही आप जो है पहले जहाँ पे राज्यसभा टीवी आता है जिस भी चैनल नंबर पे, जब आप इस पे स्विच करोगे तो यहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिलेगा, सांसद टीवी देखने को मिलेगा। और जो आपका लोकसभा होगा जब आप उस पे स्विच करोगे तो वहां पे भी आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको सांसद टीवी देखने को मिलेगा, राइट। लेकिन क्या सर इनके बीच में कंटेंट सेम होगा, क्या दोनों चैनलों के ऊपर सेम ही कंटेंट पब्लिश होगा? नहीं, जो कंटेंट होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन जो है क्या होगा कि बस इनके जो है ये चेंज कर दिया गया है। अब बेसिकली ये सारे के सारे जो है काम क्यों किए गए, किसकी रिकमेंडेशन पे किए गए? तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, 2019 में एक कमेटी फॉर्म की थी इसी काम के लिए, जिसका नाम था, जो प्रिसाइड किया था, जिसको जो है चेयर किया था बाय द प्रसार भारती के जो सीईओ है सूर्या प्रकाश जो है, इन्होंने क्या किया था, चेयर किया था। और इनकी ये रिकमेंडेशन थी कि आपको क्या करना चाहिए, आपको ये जो लोकसभा है और ये जो राज्यसभा है इन दोनों को मर्ज करके एक जो है टीवी चैनल बनाना चाहिए जिसका नाम हो क्या, सांसद सभा और सांसद टीवी, राइट। अब ये जो सांसद टीवी है, अब ये क्या होगा, बेसिकली इसमें जो है लाइव टेलीकास्ट होगा, जैसे पहले जो हाउस की प्रोसीडिंग वगैरह होती थी सेम वैसा ही रहेगा, ठीक है। इसमें आपको करंट अफेयर प्रोग्राम भी देखने को मिलेंगे। आपने बिग पिक्चर का नाम जरूर देखा होगा, राइट, बिग पिक्चर का आपने नाम सुना होगा। तो वो ऐसे करंट अफेयर पैकेज आपको सारे के सारे देखने को मिलेंगे इन बोथ द लैंग्वेजेस। आपको हिंदी में भी देखने को मिलेंगे और इंग्लिश में भी देखने को मिलेंगे, राइट। अब बेसिकली किया क्यों, गवर्नमेंट ये इंटीग्रेट क्यों करना चाहती थी चैनल को? बेसिकली गवर्नमेंट का ये था कि ये जो अलग अलग ब्रॉडकास्टिंग है, तो कहीं ना कहीं क्या आ रहा है कि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो हम क्या करते हैं, हम रिड्यूस करना चाहते हैं कॉस्ट को, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों चैनल को इंटीग्रेट कर देंगे और एक चैनल फॉर्म करेंगे जिसका नाम क्या होगा, सांसद टीवी होगा, राइट। और जो हमें क्या करना है, कहीं ना कहीं स्ट्रीमलाइन करना है द मैनेजमेंट ऑफ द चैनल को, और हमें जो है कंटेंट को इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन करना है कि ताकि जो व्यूअर है और जो एडवर्टाइजर है उनके लिए क्या हो, काफी अट्रैक्टिव हो, राइट। अब बेसिकली क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा टीवी की यदि मैं बात करता हूं तो ये नॉन प्रॉफिटिंग एडेंटिटीज नहीं है। मतलब कि क्या, ये प्रॉफिट जनरेट करते हैं, राइट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉफिट मेकिंग आइडेंटिटीज कौन सी होती है और नॉन प्रॉफिट मेकिंग आइडेंटिटीज कौन सी होती है। पहले हम बात करते हैं प्रॉफिट मेकिंग की और उसके बाद हम करेंगे नॉन प्रॉफिट की, राइट, नॉन प्रॉफिट की। यदि मैं बात करता हूं प्रॉफिट मेकिंग की, मतलब क्या, फॉर एन एग्जांपल कोई चैनल है, राज्यसभा का एग्जांपल ले लें। अब राज्यसभा का यदि हम एग्जांपल लेते हैं तो अब इसमें क्या होगा, इसमें जो है आपके अराउंड मोर देन जो है आपके 250 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। अब राज्यसभा टीवी क्या करता है, अपने चैनल के ऊपर जो है क्या करता है, प्रोग्राम को टेलीकास्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही आपने क्या किया, टेलीकास्ट किया, टीआरपी बढ़ेगी और टीआरपी के हिसाब से आपको क्या मिलते हैं, जो है रिवेन्यू जनरेट होता है। आपके पास एडवर्टाइजर आते हैं, इस तरीके से भी आपके पास क्या होता है, रिवेन्यू जनरेट होता है। अब ये जो रिवेन्यू जनरेट हुआ है राज्यसभा को, अब ये क्या करेगा, जरूरी नहीं है कि सारा का सारा रिवेन्यू जो है वो राज्यसभा टीवी की ग्रोथ के लिए करेगा। नहीं, कुछ जो पैसा होगा किसी और फील्ड में भी लगा सकता है जहां से और जो है जनरेशन हो रिवेन्यू का, या अपने इंप्लॉयज को सैलरीज वगैरह भी देगा, राइट। और जो है बेसिकली क्या करेगा, सारा का सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा की जो है डेवलपमेंट में नहीं लगाएगा, ये अपना प्रॉफिट वहां से निकालेगा,
ये बात समझ में आई? आई होप आपको समझ में आई होगी। यदि हम बात करते हैं नॉन प्रॉफिट मेकिंग की, तो नॉन प्रॉफिट मेकिंग में क्या होता है फ्रेंड्स कि आपका क्या होगा, फॉर एन एग्जांपल यदि हम राज्यसभा की हम बात करते हैं, मान लो अब क्या है, राज्यसभा एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है, तो इसमें होगा क्या, इसमें ये होगा कि मान लो कि 100 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट कर रही है क्या राज्यसभा 1 मंथ के अंदर। अब जैसे ही अब ये 100 का 100 करोड़ रुपए स्पेंड कहाँ होगा, ये 100 का 100 करोड़ रुपए स्पेंड होगा किसके लिए, राज्यसभा की ग्रोथ के ऊपर। यहाँ पे जो है कोई पर्सनल बेनिफिट यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा, कोई पर्सनल प्रॉफिट यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा, राइट। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट मेकिंग आइडेंटिटीज एंड नॉन प्रॉफिट मेकिंग आइडेंटिटीज। तो आपको ये पॉइंट क्या करना है, याद रखना है, राइट। अब जो ये बोथ दे चैनल बेसिकली इनका ये काम था कि हमें जो पब्लिक सेक्टर जाइंट्स है या सेंट्रल मिनिस्ट्रीज है, यहाँ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट मिले, ताकि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सके, प्रॉफिट को जनरेट कर सके। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि नहीं आया है तो आप एक बार फिर से सुनना, और यदि फिर भी आपका डाउट क्लियर ना हो, देन वट एवर द डाउट यू आर हैविंग यू कैन राइट डाउन दैट थिंग इन द कमेंट बॉक्स, राइट। बढ़ते हम अपनी अगली न्यूज़ के ऊपर, जिसमें क्या बोला गया है, सेकंड जो न्यूज़ है इसमें बोला जा रहा है जो वुमेन्स का हिस्ट्री मंथ बेसिकली जो है 2021 में ये स्टार्ट हो गया है, राइट। अब वुमेन्स की हिस्ट्री, ठीक है, वुमेन्स का हिस्ट्री मंथ है, तो कहीं ना कहीं जो है इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, बिकॉज समवेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कीन टूवर्ड्स अ वुमेन एम्पावरमेंट। सो दैट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन जो है इट कैन बी फ्रेम इन द एग्जामिनेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही जो फर्स्ट डे ऑफ द मार्च 2020 इसने क्या कर दिया, बिगनी कर दिया वुमेन हिस्ट्री मंथ का। तो अभी जो है मार्च जो क्या है, मार्च जो है वुमेन हिस्ट्री जो है मंथ है, और इसकी जो थीम है इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। इसका नाम क्या है, इसका नाम है विलिंग वुमेन ऑफ द वोट रिफ्यूजिंग टू बी साइलेंस्ड, राइट। तो आपको ये जो है थीम को याद रखना है, एंड इट इज एन एनुअल डिक्लेयर्ड मंथ। ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम ये हो रहा है, या जो है ये जो है कभी होता नहीं है, हर साल ये होता है, एंड इट इज सेलिब्रेटेड टू हाईलाइट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द वुमेन इन द इवेंट ऑफ द हिस्ट्री एंड द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, राइट। वुमेन्स का क्या रोल है हिस्ट्री में, उन्होंने कैसे कैसे पार्टिसिपेट किया, क्या क्या उनकी अचीवमेंट थी। फॉर एन एग्जांपल रानी लक्ष्मीबाई, राइट, सरोजिनी नायडू, आप इनकी जो वुमेन्स थी इन्होंने जितना अच्छा काम किया है, तो हिस्टोरिकल इवेंट में बेसिकली जो है इनका बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन था, और कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में भी इनका जो है बहुत अच्छा क्या है, कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो इसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या किया गया है, स्टार्ट किया गया है वुमेन्स हिस्ट्री मंथ 2021, राइट। अब बढ़ते हैं हम जो है अपनी थर्ड आर्टिकल के ऊपर, जिसमें क्या बोला जा रहा है कि जो मध्य प्रदेश है, ठीक है, तो जो प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें बेसिकली क्या आया है, एक जो बिल आया है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, फ्रीडम ऑफ द रिलीजन बिल, राइट। इसको इंट्रोड्यूस किया गया है कहाँ पे, मध्य प्रदेश की असेंबली में। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो कि आनंदीबेन पटेल जो कि मध्य प्रदेश की क्या है, मध्य प्रदेश की गवर्नर है, इन्होंने एक ऑर्डिनेंस लेके आई थी। ये कब, ये जो है 2020 में एक ऑर्डिनेंस लेके आई थी, जिसका नाम क्या था, मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ द रिलीजन ऑर्डिनेंस। अब इस ऑर्डिनेंस में बेसिकली हुआ क्या था कि इनका ये मानना था कि यदि आप क्या करते हो, रिलीजियस कन्वर्जन करते हो, क्या एक रिलीजियस कन्वर्जन का मतलब हो गया कि आपको एक जो है, फॉर एन एग्जाम्पल यदि हम इसकी बात करते हैं, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, राइट, दिस इज बी। अब ऐसा मान लो आप कि जो है ए क्या करता है, ए बिलोंग्स टू द हिंदू रिलीजन एंड बी बिलोंग टू सिख रिलीजन, राइट। अब जो है ए क्या करता है, ए मैरिज करता है किसके साथ में, बी के साथ में, और जो है बी को फोर्स करता है कन्वर्ट होने के लिए हिंदू में, राइट। तो जो है ऐसी जो चीज़ें हैं इसको बेसिकली पिनलाइज करने की कोशिश की गई थी थ्रू द मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ द रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020 में, जो कि आनंदीबेन पटेल जो कि गवर्नर है कहाँ की, मध्य प्रदेश की, अलॉन्ग विद द उत्तर प्रदेश, ठीक है, इन्होंने ये काम किया था। अब आपको पता है कोई भी ऑर्डिनेंस है तो ऑर्डिनेंस बेसिकली जो है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 2 जगह ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का जिक्र किया गया है। एक आता है आपका आर्टिकल 123 जिसमें जो है प्रेसिडेंट के पास क्या होती है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है, और आर्टिकल 213 जिसमें क्या होता है, गवर्नर के पास क्या होती है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है। तो बेसिकली ये जो काम किया गया था आनंदीबेन पटेल के द्वारा, ये आर्टिकल जो आपका 213 आर्टिकल था, इसके द्वारा इन्होंने क्या किया था, ऑर्डिनेंस को इशू किया था। अब ऑर्डिनेंस में ये रहता है कि ये जो ऑर्डिनेंस इशू किया होता है इसको रेटिफाई भी करना होता है,
इसको रेटिफाई करना होता है कहाँ पे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। यदि गवर्नर ने किया है तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर क्या करना पड़ेगा, इसको रेटिफाई भी करना पड़ेगा। मैक्सिमम कब, फॉर एन एग्जांपल आप ये समझो, यदि जो है आज क्या है, आज जो है यदि मैं कंसीडर कर रहा हूँ 5 मार्च है, तो 5 मार्च से लेके, ठीक है, विद इन 6 वीक क्या करना पड़ेगा। मान लो फर्स्ट जो मीटिंग है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की वो 5 मार्च को हो रही है, तो विद इन 6 वीक क्या करना पड़ेगा, इस ऑर्डिनेंस को रेटिफाई करना पड़ेगा। अच्छा, यदि ये रेटिफाई नहीं किया गया, ये नहीं किया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के द्वारा, तो ये बेसिकली ऑर्डिनेंस वहीं पे खत्म हो जाता है, राइट। ये बात समझ में आई। अब जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि क्या हो सकता है, बेसिकली मैक्सिमम हमारे पास कितने सेशन होते हैं, हमारे पास 3 सेशन होते हैं, राइट। जो फर्स्ट होता है वो कौन सा होता है, फर्स्ट को हम कहते हैं बजट सेशन, राइट। सेकंड जो होता है हमारा कौन सा होता है, मॉनसून सेशन, और जो थर्ड होता है वो कौन सा होता है, विंटर सेशन। अब जो है मैक्सिमम जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि जो है मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है, किसके बीच में, मैक्सिमम गैप बिटवीन द 2 सेशन कितना हो सकता है, 6 मंथ हो सकता है, राइट। और यदि अब आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना होगा किसी भी ऑर्डिनेंस का, तो ये कितना होगा, इट विल बी 6 मंथ एंड 6 वीक। 6 वीक क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि मैक्सिमम 6 वीक ले सकता है, और हमें ये पता है कि 6 मंथ मैक्सिमम गैप हो सकता है विद इन 2 सेशंस, राइट। तो इस तरीके से क्या हो गया कि 6 मंथ 6 वीक क्या हो सकता है, मैक्सिमम टाइम पीरियड हो सकता है किसी भी ऑर्डिनेंस का। यदि हम बात करते हैं रिलीजन की, रिलीजियस कन्वर्सन की, तो आपको फंडामेंटल राइट्स अच्छे से पता होंगे। जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, इट कम्स अंडर द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट, फ्रॉम द आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। अब इनमें से बेसिकली आप जो है निकालोगे फ्रॉम द आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28, इट टॉक्स अबाउट द फ्रीडम ऑफ द रिलीजन। मतलब आप क्या कर सकते हो, अपनी इच्छा से कोई भी फ्रीडम जो है उसको आप जो है क्या कर सकते हो, उसको चूज कर सकते हो, राइट। लेकिन यहाँ पे जो है क्या बात बोली जा रही है कि अब यहाँ पे ये सीधा वायलेशन हो रहा है यहाँ पे आर्टिकल 25 और 28 का। कैसे, देखने की कोशिश करना। अब मान लो कि क्या करता है, ए जो है कर रहा है बी के साथ शादी की, उसका फोर्सफुल कन्वर्शन कर रहा है किसका, ए बी का, किसमें, हिंदू में। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, जो आपका आर्टिकल 25 है ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है। तो गवर्नर जो आनंदीबेन पटेल थे, इन्होंने भी इस चीज को ऐसे ही परसीव किया, और इनका ये मानना था कि ये जो रिलीजियस कन्वर्जन है कहीं ना कहीं क्या होगा, ये जो है पिनलाइज हमें करना चाहिए। इसके लिए क्या होनी चाहिए, कुछ कुछ सजा होनी चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल, और जो है हमने इसको बहुत अच्छे से समझा, इसके जो भी एस्पेक्ट थे वो हमने अच्छे से समझे। अब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या टेक है इसके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट क्या सोचती है कि मैरिज और कन्वर्जन के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये बहुत ही सेवरल जजमेंट में ये बोला है कि स्टेट या गवर्नमेंट की या स्टेट कोर्ट की कोई भी इसमें जुरिडिक्शन नहीं है, हैज नो जुरिडिक्शन ऑन द एब्सोल्यूट राइट ऑफ द अडल्ट टू चूज देयर लाइफ पार्टनर, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यदि अडल्ट अपनी मर्जी से चूज कर रहा है तो उसको क्या है, एक एब्सोल्यूट राइट है। अब जो है राइट्स बेसिकली क्या होते हैं, राइट्स 2 टाइप के हो सकते हैं। एक हो गए एब्सोल्यूट राइट, जो कभी भी क्या किया जा सकता है, जिनको कभी भी आपके रोका नहीं जा सकता है। आज की डेट में आपको कौन कौन से देखने को मिलेंगे, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। बेसिकली ये आपको कहां पे देखने को मिलेंगे, आर्टिकल 359 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये क्या बोलता है कि आर्टिकल 20 एंड 21 क्या होंगे, बेसिकली ये क्या है, एब्सोल्यूट राइट्स है, ये जो है कभी भी क्या होंगे, खत्म नहीं होंगे। लेकिन यदि हम बात करते हैं किसकी, यदि जो हम बात करते हैं दूसरे राइट की, जिनके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकती है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकती है, मतलब कि क्या, यदि आपके फंडामेंटल राइट, जब आप फंडामेंटल राइट को फॉलो कर रहे हो, उसमें यदि वो फंडामेंटल राइट जो है कहीं ना कहीं देश की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी जो है हर्ट कर रहे हैं, तो उनके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। तो इस लाइन का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ये बोल रही है कि जो है ये एब्सोल्यूट राइट है अडल्ट का, कि आप वो अपने लाइफ पार्टनर को चूज कर सकती है या कर सकता है, जो किसी भी रिलीजन के हो। लेकिन यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश का स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली का क्या स्टैंड है कि आप जो क्या करो, आप जो है आपका फ्रीडम है, वी रिस्पेक्ट योर फ्रीडम, कि आप जो है चूज कर सकते हो अपने लाइफ पार्टनर को। लेकिन जो फोर्सफुल कन्वर्जन है कहीं ना कहीं उसको पिनलाइज करने की कोशिश कर रही है कौन, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे जानने को भी मिलेगी, राइट। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले आर्टिकल के ऊपर, जिसमें क्या बोला जा रहा है, नेस्कॉम, राइट। नेस्कॉम लॉन्च इज प्रोग्राम टू एक्सेलरेट इन AI, ओके, जो आपकी AI टू लेट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू लेट द इनोवेशन इन द इंडिया, राइट। अब नेस्कॉम की फुल फॉर्म क्या है, इट इज स्टैंड्स फॉर
नेशनल एसोसिएशन ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड द सर्विस कंपनीज, जिसको हम नेस्कॉम कहते हैं, ये बेसिकली क्या करने वाली है, इसका ये मानना है कि हम क्या करेंगे, हम लॉन्च करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेम चेंजर प्रोग्राम इन द इंडिया, राइट। अब इसमें बेसिकली इस प्रोग्राम में बेसिकली क्या होगा, ये कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो इनोवेशंस क्रिएट होगी, ये कहीं ना कहीं कंट्री में उसको ज्यादा प्रोत्साहन देगी, और इसमें जो इनका नेस्कॉम का साथ देगा वो है माइक्रोसॉफ्ट। इसीलिए इन्होंने क्या बोला है, माइक्रोसॉफ्ट ने क्या कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर द इंडिया मिशन, राइट। इसमें बेसिकली काम यही होगा कि हमें क्या करना है, हमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड इनोवेशन जो है कंट्री के अंदर क्या करनी है, ज्यादा से ज्यादा प्रूव करनी है, राइट। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले आर्टिकल के ऊपर, जिसमें क्या बोला गया है, NCSM, राइट, इनॉग्रेट्स द साइंस सेंटर इन द उदयपुर, राइट। तो बेसिकली पहले यह पता होना चाहिए कि NCSM क्या है। इट इज द नेशनल काउंसिल ऑफ द साइंस म्यूजियम, इट इज समथिंग रिलेटेड टू द म्यूजियम। इसने बेसिकली क्या किया है, साइंस सेंटर जो है कहाँ पे इनॉग्रेट किया है, उदयपुर में, और ये उदयपुर बेसिकली यही कहाँ पे है, ये त्रिपुरा में, राइट। तो गवर्नर कौन है त्रिपुरा के, द गवर्नर ऑफ त्रिपुरा, जिनका नाम है जो आपके रमेश व्यास है, इन्होंने इनॉग्रेट किया उदयपुर साइंस सेंटर, ठीक है, कौन सी डेट को, ऑन द 28 ऑफ फरवरी 2021, कहाँ पे, उदयपुर के अंदर किया। अब बेसिकली इसकी जो टोटल कॉस्ट आएगी, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए जो फंड कौन कौन जो है दे रहा है। तो जो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, राइट, और साथ में जो डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड द टेक्नोलॉजी है, ये दोनों बेसिकली क्या करेंगे, दोनों जो है क्या करेंगे, इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, फंड जो है इसमें कंट्रीब्यूशन होगा। तो एक तरीके से क्या है, ये जो है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड क्या है, एक साइंस सेंटर है, कहाँ पे, उदयपुर में। बिकॉज इसमें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में बेसिकली क्या होता है, जो आपका अराउंड 60% जो है कौन देती है, सेंटर देती है, और जो 40% कौन देगी, स्टेट खुद इसका जो है जिम्मा उठाएगी फंडिंग का। तो इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस टेक्नोलॉजी एंड द इन्वायरमेंट ऑफ द त्रिपुरा ये क्या करेंगे, अराउंड 40% जो खर्चा है वो खुद उठाएंगे, राइट। अब जो है ये इस्टेब्लिश किसके द्वारा किया जा रहा है, NCSM के द्वारा, नेशनल काउंसिल ऑफ द साइंस जो म्यूजियम है उसके द्वारा क्या किया जा रहा है, इसको एस्टैब्लिश किया जाता है। अब नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम की यदि हम बात करते हैं तो ये क्या है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम करती है किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर। ये आपको पता होना चाहिए। इसका बेसिकली क्या है, इसका काम ये है कि हमें क्या करना है, साइंस सेंटर्स और द म्यूजियम हमें बनाना है, ठीक है। और जो है हमें क्या करना है, जो है द ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजेस 24 ओन साइंस सेंटर्स और द म्यूजियम ट्रेनिंग सेंटर्स और द 1 रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि फर्स्ट साइंस जो म्यूजियम था बेसिकली कौन सा था, जो बिरला इंडस्ट्रियल एंड द टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम BITM, जो ये क्या था 1959 में आया था, ये फर्स्ट था, इसको आपको पता होना चाहिए। और सेकंड कौन सा था, ये था विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम, ये सेकंड था। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सो यू नीड टू रिमेंबर इट, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले आर्टिकल के ऊपर, जिसमें क्या बोला जा रहा है कि इंडिया ने WTO में बेसिकली क्या प्रपोज किया है कि जो क्या होना चाहिए, जो आपके ट्रेडिंग राइट्स होते हैं, जो आपके क्या है, जो ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, इसमें बेसिकली थोड़ा वेवर मिलना चाहिए। अब इंडिया ने ये क्यों किया, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जो है इंडिया क्या एस्टैब्लिश करना चाहती है, इंडिया जो एस्टैब्लिश करना चाहता है ट्रू वैक्सीन इंटरनेशनलिज्म। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है कि जो है क्या होना चाहिए, जो वैक्सीनेशन है वो हर जो वर्ल्ड का जो भी पर्सन है, जो भी इंडिविजुअल है उसके पास जो है वैक्सीन पहुंचनी चाहिए, और उसमें जो है कोई भी हर्डल नहीं आना चाहिए, राइट। अब बेसिकली इंडिया का ये मानना है कि जो डेवलप्ड नेशन है, ये जो टेम्पररी वेवर के लिए जो इंडिया मांग कर रही है, इसमें कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, हर्डल क्रिएट कर रहे हैं, इसको ब्लॉक कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो है अब जो डेवलप्ड नेशन है ये कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि यदि ऐसा कुछ हो जाता है कि इंडिया को जो वेवर दे दिया जाता है ट्रिप्स में, तो क्या होगा, इससे जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर जो है काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इंडिया का स्टैंड ये है कि वो तो अच्छी बात है कि बुरा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन नीड ऑफ द आवर ये है कि हमें जो है कोविड-19 के अगेंस्ट क्या करनी है, फाइट करनी है। और यदि हम कोविड-19 के अगेंस्ट फाइट करना चाहते हैं, उसके लिए हमें अभी ये जो ट्रिप्स है, जो ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, इसके लिए में हमें थोड़ी सी वेवर चाहिए, ताकि क्या हो, ताकि हम जो है सबको क्या कर सके, हम कोविड-19 के अगेंस्ट सबको ट्रीटमेंट क्या कर सके, प्रोवाइड करवा सके, राइट। अब जो है ट्रिप्स की हम बात करते हैं, दी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो बेसिकली ये किसके अंडर काम करती है, अब बना कैसे है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है और उसके मेंबर ने एक एग्रीमेंट साइन किया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के ऊपर, जिसको हमने क्या बोलना स्टार्ट कर दिया, ट्रिप्स बोलना स्टार्ट कर दिया। अब बेसिकली ये ऐसा था, ये एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है, इसको WTO करता है, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए।
ओके नाउ अब बढ़ते हैं हम अपने अगले आर्टिकल के ऊपर। इसमें क्या बोला जा रहा है, जो मर्चेंटाइल मरीन डोमेन अवेयरनेस सेंटर को लॉन्च किया गया है रिसेंटली, राइट। अब इंडिया ने जो क्या किया है, इंडिया हैज लॉन्च द रियल टाइम वेसल ट्रैकिंग सिस्टम इन ऑर्डर टू हेल्प द सी फेयरर्स एंड द फिशरमैन एज एंड व्हेन दे नीड। मतलब कि क्या आपने ये देखा होगा कि जो वेदर सिस्टम है, समटाइम क्या होता है, जो हमारे मछुआरे हैं वो समुद्र के अंदर जो है मछलियां पकड़ने जाते हैं, लेकिन अचानक से क्या होता है कि जो है मौसम अपना कहर जो है दिखाता है और बहुत सारे जो लोग हैं वो अपनी जो है जान खो देते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, रियल टाइम वेसल ट्रैकिंग सिस्टम की, जो हम इससे क्या कर सकें, जो रियल टाइम में जो है वेसल जो है, जो वेसल्स लेके जाते हैं हमारे मछुआरे, उनको हम ट्रैक कर सकें और उनको जो है अर्ली से अर्ली क्या कर सकें, हम उनको इन्फॉर्मेशन दे सकें अबाउट द वेदर, सो दैट उनकी हम जान बचा सकें। अब बेसिकली इस सिस्टम का नाम क्या रखा गया है, इसका नाम है सागर मंथन। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सागर मंथन क्या है, तो बेसिकली क्या है, इट इज अ मर्चेंटाइल मराइन डोमेन अवेयरनेस सेंटर। एग्जाम में सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा और इसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब ये बेसिकली जो सिस्टम लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है, कि जब क्या हो रही थी, जो मार्टाइम इंडिया समिट 2021 की हो रही थी, राइट। सो आपको सिर्फ इतना पॉइंट याद रखना है, इट विल बी मोर देन इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन, राइट। अब बेसिकली इंडिया का एम क्या है, इंडिया जो है क्या करना चाहती है, इंडिया जो 23 वाटरवेज हैं उनको ऑपरेशनलाइज करना चाहती है 2030 से पहले। उसके लिए इंडिया बहुत सारे जो है स्टेप उठा रही है, उसमें से एक इंपॉर्टेंट ये है ईस्टर्न वाटरवे कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट ग्रिड। बेसिकली इसका एम क्या है कि प्रोवाइड करवाती है सीमलेस कनेक्टिविटी बिटवीन द नेशनल वाटरवे 1 एंड द नेशनल वाटरवे 2 के बीच में थ्रू द इंडिया एंड द बांग्लादेश, राइट। तो ये बातें क्या होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच।